क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इब्तिदा ज़मीन पर एक छोटे से सिंगल सेल की सूरत में अपनी माँ के जिस्म में हुई थी? और आज ज़रा खुद को देखें, आप एक इंतहाई पेचीदा जानदार हैं जिसके अंदर अरबों सेल्स हैं। ये कितनी हैरत अंगेज बात है। एक सेल वक्त के साथ साथ कैसे आप में बदल सकता है। ये सब कुछ सेल की इस खासियत की वजह से मुमकिन है कि वो तकसीम होने की खासियत रखता है। जितने भी जिनसी तौर पर अफजाइश नस्ल करने वाले जानदार हैं, इन सब की इब्तिदा अपनी माँ के जिस्म में एक सिंगल सेल से हुई थी। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको सेल डिवीजन दिखाती हूँ। और सेल डिवीजन में मैं ज़्यादातर इस जेनेटिक मटेरियल की डिवीजन पर फोकस करती हूँ जो इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये छोटा दायरा बड़े दायरे के अंदर ये न्यूक्लियस है। और ये वो सेल है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल की तकसीम पर तवज्जो करती हूँ, या जिसे हम डीएनए भी कहते हैं। अब जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो अक्सर लोग इस्तिलाहात में उलझन में पड़ जाते हैं। कभी हम इसे डीएनए कहते हैं, कभी जीन्स, कभी क्रोमोसोम्स और कभी क्रोमैटिन्स भी कहा जाता है। तो क्या ये सब एक ही चीज़ हैं या अलग अलग हैं? तो आइए इन इस्तिलाहात को इकट्ठा करती हूँ। सबसे पहले डीएनए से शुरू करती हूँ। डीएनए क्या है? तो डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए या डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड को मैं एक तरकीबों की किताब से तशबीह दे सकती हूँ। एक तरकीबों की किताब जिसमें आपको बनाने की तरकीब मौजूद है। ठीक है, ये एक बहुत लंबी जंजीर है जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ मालूमात होती हैं। अब ये बड़ी किताब कई अबवाब में तकसीम है, तो आइए एक बाब निकालती हूँ जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है। और इस बाब में आपकी आंखों के रंग की तरकीब है। और फिर शायद एक और बाब जो यहाँ है, वो बताता है कि आपका कद क्या होगा। और इन अबवाब के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो जीन है। तो जीन कुछ और नहीं, ये बस डीएनए स्ट्रैंड का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें आपके जिस्म की किसी खास खुसूसियत की मालूमात होती है। अब जैसा कि मैं पहले बात कर चुकी हूं कि ये डीएनए स्ट्रैंड बहुत बड़ा है। अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद तमाम डीएनए स्ट्रैंड की लंबाई का हिसाब करूं तो ये तकरीबन 1.8 मीटर बनती है। इतना लंबा है ये। और हमें पता है कि ये न्यूक्लियस में मौजूद है, ठीक है, और न्यूक्लियस का डायामीटर तकरीबन 6 माइक्रोमीटर के आसपास है। तो इस लंबे डीएनए स्ट्रैंड को इस छोटे से न्यूक्लियस में समाने के लिए इसे लपेटकर छोटा कर लिया जाता है। तो इस डीएनए स्ट्रैंड को लपेटने और छोटा करने के लिए एक खास किस्म की प्रोटीन के गिर्द लपेटा जाता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और इन हिस्टोन प्रोटीन्स के गिर्द ये डीएनए स्ट्रैंड्स कई बार लपेटे जाते हैं। आखिर में इससे एक बीड ऑन अ स्ट्रिंग जैसी साख्त बनती है और हम डीएनए की इस साख्त को क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये बीड ऑन अ स्ट्रिंग साख्त जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, ये और भी ज्यादा सिकुड़ सकती है। ये सिकुड़ कर एक ऐसी चीज बनाता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ये तस्वीर वाज़े कर दी है कि क्रोमोसोम और क्रोमैटिन एक ही चीज है। ये सब डीएनए स्ट्रैंड ही को जाहिर करते हैं, बस इनके सुकराव के मुख्तलिफ दर्जों पर। अब जब हमारी इस्तिलाहात वाज़े हो गई हैं और हमें पता है कि क्रोमोसोम क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्रोमोसोम नंबर हर स्पीशी के लिए ख़ास होता है।
इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 40 है तो ये पूरे स्पीशी के लिए 40 ही रहेगा, यानी पूरे होमिनिड्स के लिए, और ये कभी तब्दील नहीं होगा। या अगर हम किसी और स्पीशी की बात करें, मिसाल के तौर पर बनमानस या चिंप्स जिनके पास 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ये तमाम बनमानस के लिए भी यही रहेगा। और अब एक पौधे की बात करते हैं। मटर के पौधे के पास 14 क्रोमोसोम्स हैं। और अगर मैं अपने पसंदीदा पालतू जानवर यानी कुत्ते की बात करूं तो उनके पास 78 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैं जो बात आपको समझाना चाहती हूं वो ये है कि हर स्पीशीज का अपना मुनफरिद क्रोमोसोम नंबर होता है, और चाहे सेल तकसीम भी हो जाए, इससे नए बनने वाले सेल में भी वही क्रोमोसोम नंबर बरकरार रखना होता है। अच्छा, तो अब तक जितना भी हमने तकसीम या किसी चीज़ को तकसीम करने के बारे में सीखा है वो यही है कि किसी चीज़ को बराबर दो हिस्सों में तकसीम करना है। और हमें कहा जाए कि इसे दो बराबर सेल्स में तकसीम करें तो हम क्या करेंगे? हम इसे दो सेल्स में तकसीम करेंगे जिनमें हर एक के पास 7 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। और अगर ये सेल्स मजीद तकसीम हों तो हर एक से हमें दो और सेल्स मिलेंगे जिनमें 3.5 क्रोमोसोम्स होंगे। और इस तरह हर तकसीम के साथ क्रोमोसोम की तादाद कम होती जाएगी। लेकिन सेल की तकसीम में ऐसा नहीं होता। चाहे सेल तकसीम हो जाए, इसमें जितने क्रोमोसोम्स थे वही तादाद नए बनने वाले सेल में भी होती है। असल सेल को हम पेरेंट सेल कहते हैं। जो सेल तकसीम होता है इसे हम पेरेंट सेल कहते हैं, और जो नए सेल्स बनते हैं उन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है। और हाँ, डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर बरकरार रहता है। सारे डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि यह कैसे मुमकिन है? अगर हम इसे तकसीम कर रहे हैं तो ये तो आधा हो जाना चाहिए, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर कैसे बरकरार रहता है? अब आप वीडियो को रोकें और ज़रा इस बारे में सोचें, तो देखते हैं कि होता क्या है। तो सेल्स में तकसीम होने से पहले ये 14 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल के अंदर नकल हो जाते हैं। ये 14 क्रोमोसोम्स अपनी एक नकल बना लेते हैं, और फिर जब ये तकसीम होता है तो हर डॉटर सेल को एक नकल देता है। और इस तमले खुलिये की तकसीम को एक खास नाम दिया गया है, इसे माइटोसिस कहते हैं। अब चले वक्त में पीछे जाते हैं और इस खुलिये को देखते हैं जिसने बढ़कर आपकी शक्ल इख्तियार की। देखते हैं कि माइटोसिस का अमल इस खुलिये में कैसे हुआ। तो ये वही खलिया है जिसने आखिरकार आपको बनाया। ये आप हैं। अब चूंकि आप इंसान हैं, आपके खलिये में जाहिर है 40 क्रोमोसोम होंगे। अब इन सब क्रोमोसोम्स की तकसीम दिखाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ एक क्रोमोसोम का जोड़ा निकाल लेते हैं। ये एक है और ये दूसरा है। अब आपको क्या लगता है मैंने उन्हें अलग अलग रंग क्यों दिए हैं? दरअसल आपके आधे क्रोमोसोम आपकी वालिदा से आए हैं और आधे आपके वालिद से। और ये कैसे हुआ? चलिए हम इस बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगी, लेकिन अभी के लिए याद रखें कि हमने आपके सबसे पहले सेल से एक क्रोमोसोम का जोड़ा यानी 2 क्रोमोसोम्स निकाल लिए हैं। अब देखते हैं कि ये क्रोमोसोम्स कैसे तकसीम होते हैं। हर क्रोमोसोम अपनी एक नकल बनाएगा और शुरू में वो एक दूसरे से एक जगह जुड़े रहेंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो जाएंगे। इनका जुड़ने का नुक्ता टूट जाएगा और वो अपनी अपनी तरफ चले जाएंगे। तस्वीर और वाज़ेह हो जाएगी अगर हम इनके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन बना दें, ठीक है। तो ये लीजिए, इनमें से हर एक अपनी अपनी तरफ चला जाएगा और फिर इनके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन बन जाती है।
जिससे दो अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। तो इस तरह सेल डिवीजन के बाद भी पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम्स की जो तादाद थी, यानी 2 क्रोमोसोम्स, वही डॉटर सेल्स में भी रहती है। दोबारा डॉटेड सेल्स में भी हमें दो क्रोमोसोम्स नजर आते हैं और सेल का साइज भी वैसा ही रहता है। और इसी तरह एक सेल से लाखों करोड़ों सेल्स बने और इसी से आपकी आज की शक्ल बनी। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि ये सेल कैसे डिवाइड हुआ, लेकिन क्या आपको ये जानने का तजस्सुस नहीं कि ये सेल शुरू में बना कैसे था? आप कहेंगे कि अरे हम जानते हैं कि हमारी माँ का एग और वालिद का स्पर्म आपस में मिले और फिर इसी से ये खास सेल बना जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, अंडा एक इंसानी सेल है, इसका मतलब है इसमें 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। और यही बात स्पर्म सेल के साथ भी है, वो भी ह्यूमन सेल है और हमने सीखा है कि ह्यूमन सेल्स में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब एग और स्पर्म मिले तो इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर जमा हो जाएगा। तो इस सेल के अंदर 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, यानी 80 जाइगोट के अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमने तो देखा कि जाइगोट में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब इस खास किस्म की सेल डिवीजन में छुपा है जिससे ये खास सेल्स यानी एग्स और स्पर्म्स बनते हैं। ये कभी भी माइटोसिस से नहीं गुजरते, बल्कि ये एक और किस्म की सेल डिवीजन से गुजरते हैं जिसे मेयोसिस कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये मेयोसिस है क्या। और यहां भी हम क्रोमोसोम के पेयर से शुरू करेंगे जो बिल्कुल मेयोसिस की तरह डिवाइड होगा। लेकिन यहां खास बात यह है कि ये आपस में अपना एक हिस्सा शेयर करते हैं और इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब हमें इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, बस याद रखें कि ये आपस में क्रॉस सेक्शन या कुछ हिस्से शेयर करते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जीन्स की मिक्सिंग हो और नेचर में वेरिएशन आ सके। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद ये दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं और 4 मुख्तलिफ सेल्स में तकसीम हो जाते हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप गौर से देखें, मेयोसिस के आखिर में हमें जो डॉटर सेल्स मिले हैं, इनको देखें। हमने पेरेंट सेल से शुरू किया था जिसमें 2 क्रोमोसोम्स थे और अब देखें कि डॉटर सेल्स में क्या है। इस सब में सिर्फ एक एक क्रोमोसोम है। यही मेयोसिस की खूबसूरती है। इस अमल में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है और हमें बिल्कुल यही अमल चाहिए एग्स और स्पर्म्स बनाने के लिए जिस्म में, ताकि जब मेल और फीमेल गमीट्स यानी स्पर्म्स और एग्स आपस में मिलें तो वो एक सेल यानी जाइगोट बना सकें जिसमें इस खास स्पीशीज के लिए मतलूबा क्रोमोसोम्स की तादाद हो। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 बहुत अहम किस्म की सेल डिविजन्स के बारे में सीखा, माइटोसिस और मेयोसिस। अब जल्दी से दोनों के दरमियान नुमाया फर्क की बात कर लेते हैं। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से आखिर में हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं, तो माइटोसिस के आखिर में हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। जबकि मेयोसिस के केस में आखिर में हमें 4 डॉटर सेल्स नजर आते हैं। ठीक है, तो मेयोसिस के आखिर में हम 4 डॉटर सेल्स देखते हैं। अब क्रोमोसोम्स की तादाद की बात करते हैं। माइटोसिस के आखिर में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद बिल्कुल वही होती है या इतनी ही होती है जितनी इनके पेरेंट सेल में थी। लेकिन मेयोसिस के केस में हमने देखा कि डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो हम लिखते हैं क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है।
अब तीसरा फर्क ये है कि मेयोसिस सिर्फ इन सेल्स में होता है जो सेक्स सेल्स बनाते हैं, यानी ये सिर्फ इन सेल्स में होता है जो गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स यानी एग्स औरतों के केस में और स्पर्म्स मर्दों के केस में। तो मेयोसिस वो अमल है जो सिर्फ गैमीट्स बनाने के लिए होता है, यानी एग्स और स्पर्म्स बनाने के लिए, जबकि माइटोसिस वो अमल है जो तमाम बॉडी सेल्स में होता है, सेक्स सेल्स के अलावा। जिस्म के तमाम सेल्स में, आपके जिस्म की ग्रोथ के लिए, टिश्यूज की रिपेयर के लिए और पुराने सेल्स को बदलने के लिए। ये माइटोसिस ही है जो हमेशा एक्टिव रहता है। अच्छा, अब आप वीडियो को रोकें और माइटोसिस और मेयोसिस दोनों की तस्वीर देखें और कोशिश करके याद करें कि सेल डिवीजन के मुख्तलिफ स्टेजेस में क्या हुआ था।